इस वीडियो में बात करते हैं वीएमयू के बीए सेकेंड ईयर के पॉलिटिकल साइंस पेपर, इसका पेपर कोड PS04 है। कौन सा? PS04। इसके कुछ अति लघुरात्मक प्रश्नों का संकलन किया गया है जो इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन, संविधान सभा का संगठन क्या है या संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और जो संविधान बनकर तैयार हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को संविधान को ग्रहण कर लिया गया था। इन दो तारीखों के मध्य संविधान निर्माण को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। एक बार वापस, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और संविधान कब ग्रहण किया गया? तो 26 नवंबर 1949। कब? 26 नवंबर 1950। इस समय काल में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा और जबकि संविधान लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था, जिस दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद भारत में कुल 299 सदस्य बचे थे। उस 299 में से 229 सदस्य तो मतदार चुने जाते थे और 70 सदस्य मनोनीत होते थे। अगला क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1935 क्या है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 ये अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। ये एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था। कौन सा? भारत शासन अधिनियम एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। संविधान में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। जो वर्तमान का संविधान है उसकी आधारशिला भी भारतीय शासन अधिनियम 1935 ही है। अधिकांश भाग संविधान का, जो वर्तमान संविधान का अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है, जिसमें टोटल 321 धाराएं थी और 10 अनुसूचियां थी। ये था भारत शासन अधिनियम 1935, जो कि किसके द्वारा लाया गया था? अंग्रेजों द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में 73वां संविधान संशोधन क्या है? तो 73वां संविधान संशोधन ये अधिनियम पंचायती राज के तीनों स्तर पर अनुसूचित जाति SC तथा अनुसूचित जनजाति ST की जनसंख्या के अनुपात में सीटों पर आरक्षण उपलब्ध कराता है। कौन सा? 73वां संविधान संशोधन, जो आपके 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ और 24 अप्रैल के दिन ही पंचायती दिवस मनाया जाता है। तो 73वां संविधान संशोधन आपके पंचायती राज के तीनों स्तर के जो सीटें हैं वहाँ पर SC ST को आरक्षण, महिला या पुरुष के लिए अलग प्रतिशत के लिए सीटों के बंटवारे के लिए अधिनियम संशोधन किया गया था, जो कि 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ और इसी की याद में 24 अप्रैल के दिन पंचायत दिवस भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 79 क्या है? तो अनुच्छेद 79 में ये प्रावधान किया गया है कि एक संसद का प्रावधान किया गया है जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। 2 सदन में आपके राज्यसभा और लोकसभा शामिल है। भारतीय संविधान संसद को देश के लिए कानून निर्माण की शक्ति का अधिकार देता है। जो भारतीय संविधान है वो संसद को कानून निर्माण की शक्ति देती है। भारतीय जो संसद का प्रावधान किस में किया गया है? भारतीय संसद का प्रावधान अनुच्छेद 79 में किया गया है। संसद आपके तीनों से मिलकर बनेगी। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर संसद का निर्माण होगा। इसका प्रावधान संविधान के 79 में, अनुच्छेद 79 में किया गया। अगला क्वेश्चन, वह कौन सी शक्ति जो लोकसभा को प्राप्त है जबकि राज्यसभा को नहीं? तो राज्यसभा अपनी वित्तीय शक्तियों के मामले में लोकसभा से कम शक्तिशाली है, क्योंकि कोई भी धन विधेयक लोकसभा में पारित किया जाता है जबकि राज्यसभा में नहीं। राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता है और न भी राज्यसभा धन विधेयक में भाग लेती है। धन विधेयक को पारित करने में भाग राज्यसभा नहीं लेती है और कोई भी धन विधेयक राज्यसभा में पास या पेश नहीं किया जाता है। ये धन विधेयक की जो व्यवस्था है वो लोकसभा को शक्ति प्राप्त है जबकि राज्यसभा को नहीं। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का उपसभापति कौन है? तो राज्यसभा का उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह। कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। अगला क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष की वास्तविक स्थिति क्या है? तो लोकसभा वर्तमान अध्यक्ष कौन है? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है, कोटा के सांसद। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के सत्रों की अध्यक्षता करता है। लोकसभा जितने भी सत्र होते हैं उनकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है।
और सदन के कामकाज का संचालन भी लोकसभा अध्यक्ष करता है। वह निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। ये विधेयक का धन विधेयक है नहीं है, कौन निर्णय करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। सदन का अनुशासन और मर्यादा बनाए रखता है और इसमें बाधा पहुंचाने वाले सांसदों को दंडित भी करता है। अतः लोकसभा में अनुशासन मर्यादा बनाए रखने का काम भी लोकसभा अध्यक्ष का ही होता है। किसी भी विधेयक को धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय देना भी लोकसभा अध्यक्ष का काम होता है। अगला क्वेश्चन, न्यायिक पुनरावलोकन क्या है? तो न्यायिक पुनरावलोकन का तात्पर्य यह है कि न्यायालय के पास एक ऐसी शक्ति होती है जिस शक्ति के बल पर वो विधायिका द्वारा बनाए गए कानून, कार्यपालिका द्वारा दिए गए आदेश तथा प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों की जांच करती है कि वो मूल ढांचे के अनुरूप है या नहीं। इसका यह अर्थ हुआ कि न्यायालय के पास एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा जो विधायिका द्वारा कानून बनाए गए हैं या कार्यपालिका द्वारा जो आदेश दिए गए हैं या प्रशासन द्वारा जो कार्य किए गए वो संविधान के अनुरूप है या नहीं है, इसकी जांच कौन कराता है? न्यायालय करवाता है। कोई भी कार्य करने या प्रशासन द्वारा कोई भी निर्देशों की पुनर्जांच न्यायालय करवाता है, जिसे न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। ताकि न्यायालय जांच करता है कि ये संविधान के अनुरूप है या नहीं, इसे न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शीय क्षेत्राधिकार कौन सा है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श या सलाह लेने की शक्ति प्राप्त है। किसको है? राष्ट्रपति को। किस अनुच्छेद के तहत? 143 के अनुच्छेद राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त है कि सर्वोच्च न्यायालय से सलाह या परामर्श ले सकता है। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया को समझाइए। तो जो सर्वोच्च न्यायालय हैं, सुप्रीम कोर्ट है, उनके न्यायाधीश को राष्ट्रपति के आदेश से ही हटाया जा सकता है। जो न्यायाधीश है उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव संसद के दोनों सदन, कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत के साथ पारित होने चाहिए। जो राष्ट्रपति के सामने जो पेश किया जाता है प्रस्ताव, उसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों में से 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। और न्यायाधीश के खिलाफ जो महाभियोग प्रस्ताव, लोकसभा में 100 सदस्य और राज्यसभा के 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। उस प्रस्ताव में कितने? लोकसभा के 100 सदस्यों का और राज्यसभा के 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए और दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। तब राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकता है। अगला क्वेश्चन, अभिलेख न्यायालय क्या है? तो हमारे देश के उच्चतम न्यायालय और राज्य न्यायालय, उन्हीं को ही अभिलेख न्यायालय या कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी कहा गया है, क्योंकि न्यायालय की जो कार्रवाई होती है, जो न्यायालय के जो फैसले होते हैं, उनको लंबे समय के रखने के लिए अभिलेख और साक्ष्य के रूप में रखे जाते हैं। उन्हीं को अभिलेख न्यायालय कहते हैं। जो न्यायालय की जो कार्रवाई होती है, न्यायालय के जो फैसले होते हैं, उनको लंबे समय के रखने के लिए जो अभिलेख रखे जाते हैं, इसी कारण उनको अभिलेख न्यायालय कहा गया है। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में परंपराएं बताइए। अर्थात राज्यपाल की नियुक्ति के लिए किससे सुझाव लेना चाहिए, इस सभी की परंपराओं के बारे में बताना है। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर द्वारा और मुद्रित सहित अधिपत्र द्वारा करते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद धारण करता है। राज्यपाल की सामान्य पद अवधि 5 वर्ष होती है और अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा और राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्याग पत्र भी दे सकता है। और अलग अलग अनुच्छेदों में राज्यपाल को अलग अलग शक्तियाँ दी गई है। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में सरकारी आयोग के कोई 3 सुझाव बताइए। राज्यपाल की जो नियुक्ति है उसको लेकर एक सरकारी आयोग का गठन किया गया था, केंद्र और राज्यों के संबंधों की समीक्षा करने के लिए। वर्ष 1983 में सरकारी आयोग को गठित किया गया था। सरकारी आयोग ने सुझाव दिया था कि राज्यपाल की नियुक्ति के लिए भारत के उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री की भी परामर्श सलाह लेनी चाहिए। वर्तमान में सिर्फ राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है, लेकिन सरकारी आयोग जो कि गठित कब हुआ था? 1983 में। उसने ये सुझाव दिया था कि राज्यपाल की नियुक्ति के लिए लोकसभा अध्यक्ष की भी सलाह लेनी चाहिए, भारत के उपराष्ट्रपति की भी सलाह लेनी चाहिए और प्रधानमंत्री की भी सलाह लेनी चाहिए। ये 3 सुझाव थे किसके? सरकारी आयोग की। अगला, राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ क्या हैं? न्याय के क्षेत्र में राज्यपाल की क्या शक्तियाँ हैं देखिए। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 में राज्यपाल को विशेष
विशेष न्यायिक शक्ति प्रदान करता है। राज्यपाल को अनुच्छेद 161 के तहत किसी अपराध के लिए साबित दोषी की सजा को समाप्त करने, विराम करने या परिहार करने की शक्ति राज्यपाल को प्राप्त है। किसके तहत? अनुच्छेद 161 के तहत जो राज्य के जो न्यायालय हैं उसके द्वारा जो दंड दिया गया उसको माफ़ किया जा सकता है। किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा, अनुच्छेद 161 के तहत। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 155 क्या है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के अंतर्गत किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। अभी पिछले क्वेश्चन में बताया गया था। अनुच्छेद 155 क्या है कि किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्ति की जाती है। ये 155 में कहा गया है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति शासन क्या है? तो जब किसी राज्य में शासन की अव्यवस्था हो जाती है या राष्ट्र के अंदर गृह युद्ध हो जाता है या राष्ट्र की वित्तीय शक्तियाँ मतलब वित्तीय कमज़ोर हो जाती हैं या राष्ट्र पर बाहरी आक्रमण हो जाता है, तब राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। अब तक भारत में टोटल 132 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। कितनी बार? 132 बार। और उसमें 356 अनुच्छेद का उपयोग किया जाता है राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए। अब आता है भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल अधिकारों के नाम बताइए। तो भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने अधिकार दिए गए? 6 मूल अधिकार दिए गए। पहले 7 थे जिसमें से एक संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। अब टोटल 6 अधिकार बचे हैं। पहला अधिकार है समता का अधिकार या समानता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। और 5वां है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये टोटल भारतीय संविधान में नागरिकों को 6 मूल अधिकार दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के कोई 3 मूल कर्तव्य लिखिए। तो भारत में कितने कर्तव्य हैं? टोटल 11 मूल कर्तव्य जो कि रूस से लिए गए थे, और जबकि मूल संविधान में ये नहीं थे। बाद में संविधान संशोधन करके इन 11 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 3 मूल कर्तव्य ये हैं कि प्रत्येक नागरिक को ये कर्तव्य होगा कि वो संविधान का पालना करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। दूसरा मूल कर्तव्य, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए और उनका पालन करे। तीसरा, भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। इस प्रकार ये 3 मूल कर्तव्य आपको बताए गए। टोटल 11 मूल कर्तव्य हैं। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 13(2) क्या है? तो अनुच्छेद 13(2), राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है। इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की सीमा तक सुनी होगी। इस अनुच्छेद 13(2) में यह कहा गया है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो कि संविधान के खिलाफ हो या संविधान के अनुरूप नहीं हो। उसकी मनाही के लिए अनुच्छेद 13(2) है। दूसरा कि 368 क्या है? तो भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद को संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संसद द्वारा जोड़ा या बदला या निरस्त किया जा सकता है। 368 में यह कहा गया है कि जो सदन की जो निर्धारित प्रक्रिया होती है उसके अनुसार किसी भी अनुच्छेद को जोड़ा जा सकता है या बदला जा सकता है या निरस्त किया जा सकता है, जो विशेष बहुमत और अनुसमर्थन द्वारा संशोधित से संबंधित है। ये था। अब अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत क्या है? जो भारत का संविधान है उसका मूल ढांचा सिद्धांत क्या है, उसके बारे में आपको बताना है। तो मूल ढांचा सिद्धांत यही है कि भारत के संविधान की मूल संरचना या मूल दर्शन या मूल ढांचा ये है कि संविधान की सर्वोच्चता होगी। किसकी सर्वोच्चता होगी? संविधान की। और राष्ट्र के अंदर कानून का शासन होगा, किसी तानाशाही का नहीं होगा। शक्तियों का अलग अलग पृथक्करण किया गया है राज्य और केंद्र के बीच में। और न्यायिक समीक्षा भी होगी। और राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष होगा, किसी भी एक धर्म को न तो कम समझा जाएगा न अधिक तर्जुबा दिया जाएगा। संघवाद, एकतावाद नहीं बताकर भारत को एक संघवाद राष्ट्र घोषित किया गया है। स्वतंत्रता और व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता अखंडता बने पर आधारित हुए। इन सभी पर जो भारत का मूल संविधान है वो ढांचा आधारित है। किस पर? संविधान की सर्वोच्चता,
कानून का शासन, शक्तियों का पृथक्करण, न्यायिक समीक्षा, धर्मनिरपेक्षता,